क्या होगा वो दुनिया तबाह होने लगे जिसमें तुम रहते हो। मान लो उसके बाद तुम्हें सिस्टम की पावर मिलती है और इस पावर के जरिए तुम एक गोड बन जाओ। यहाँ पर ऐसा ही होता है हमारे एमसी के साथ। मानवा की शुरुआत में हमें पता चलता है कि यह दुनिया तबाह होने लगी है, इमारतों में आग लगी है, बहुत से लोग महामारी की चपेट में आ गए हैं, दुनिया में युद्ध शुरू हो गए हैं, आर्थिक संकट गहरा गया है और खाने की कमी होने लगी है, लोग भूख से मरने लगे हैं। इतनी बुरी हालत में इंसानियत का अंत आने का कारण इंसान नहीं थे, बल्कि वो गेम में दिखने वाले मॉन्स्टर्स थे जो असली दुनिया में अपीयर हो चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो पहले से अनुमानित था। जैसे नोवेल में होता है वैसे ही कुछ लोगों को युवक पावर मिल गई और वे पावरफुल बन गए। लेकिन एक अंतर था नोवेल और रियल लाइफ के बीच। जो पावरफुल लोग थे उन्हें ये एबिलिटी कुछ समय पहले ही मिली थी, जिसकी वजह से वे इतने ताकतवर नहीं थे कि इस प्रलय को रोक सकें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां एक बिल्डिंग पर कोई भी खरोंच नहीं है, लेकिन इसके आसपास की सारी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। इसी बिल्डिंग में हमारा एमसी किम जेह्यून रहता है, जो अभी चिप्स खा रहा है और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है। फिर जे कहता है, दुनिया लगभग नष्ट हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ आराम से बैठा हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि उसके कमरे के अंदर रेमन और चिप्स के पैकेट पड़े हैं और पूरे कमरे में उसने कचरा फैला रखा है। किम जे कहता है, इस 100 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट में मैं अकेला रहता हूँ, मेरी माँ, पापा, दादा और दादी सब बाहर हैं। इसके बाद वह अपनी बेक स्टोरी बताता है। उसके पापा ने यह अपार्टमेंट 200 मिलियन वॉन बैंक से लोन लेकर खरीदा था और इसमें अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। असल में योजना यह थी कि एक स्कीम के तहत यदि परिवार का कोई भी सदस्य 2 साल तक इस अपार्टमेंट में रहता है तो उन्हें इसे खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी और यह लग्जरी बिल्डिंग आधिकारिक रूप से उनकी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आते हैं। जब उसे पता चलता है कि आज कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो वह फोन चेक करता है। उसे पता चलता है कि फोन में इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, जिससे वह काफी नाराज हो जाता है। तभी एक जोरदार दहाड़ उसे सुनाई देती है, जिससे वह डर जाता है। वह बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही आसमान की ओर देखता है तो एक मॉन्स्टर उड़ते हुए उसकी बिल्डिंग की ओर आ रहा होता है। वह मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है जिसे वह जे को निगलने वाला होता है। यह देखकर जे घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। तभी अचानक उसके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिसमें लिखा आता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसे अंदर आने की अनुमति नहीं है वह अंदर आ रहा है। यह देखकर जे थोड़ा हैरान तो होता है, लेकिन चौंकता नहीं है, क्योंकि इसी डिफेंस मैकेनिज्म ने उसे अब तक जिंदा रखा था। यानी कि सिस्टम ने उसे अब तक जिंदा रखा था, लेकिन यही सिस्टम उसके लिए सबसे बड़ी समस्या भी बन गया था। वह दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, यहाँ तक कि वह लात भी मारता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। दुनिया खत्म हुए 3 दिन हो चुके हैं और यही एबिलिटी उसे जिंदा रखे हुए है, लेकिन इसी वजह से वह इस अपार्टमेंट में बंद भी है। रात के समय वह अकेला चुपचाप बैठा होता है। उसके सामने सिस्टम विंडो खुलती है जिस पर लिखा होता है, द अल्टीमेट शट इन कैनॉट लीव द हाउस। ये पढ़कर उसे गुस्सा आ जाता है। पहले तो उसे इस बुरी हालत में डाल दिया गया और अब उसे एक ऐसा बेकार और मजाकिया टाइटल दिया जा रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात हो। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी समस्या सामने आने लगी है। उसकी खाने की चीजें लगभग खत्म हो चुकी है और कल से बिजली भी कट चुकी है। वह फ्रिज में रखी कुछ बची कुची साइड डिशेस पर जिंदा था, लेकिन वे भी ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब उसके पास सिर्फ कुछ रेमन के पैकेट बचे हैं। तभी सिस्टम विंडो फिर से पिंग की आवाज करती है। एक नोटिफिकेशन आता है, आपने एक कालिकन का शिकार किया है, आपको काफी एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं, उसकी स्किल का लेवल बढ़ गया है। यह देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वह तुरंत बाहर देखता है और पाता है कि एक मॉन्स्टर की मरी हुई लाश जमीन पर पड़ी है। तभी उसे एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर अब गॉब्लिन्स के द्वारा खाया जा रहा है। यह देखकर उसे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि उसने बिना अनजाने में एक मॉन्स्टर का शिकार कर दिया। तभी सिस्टम उसे एक और नोटिफिकेशन देता है, आपको एक नया स्किल मिला है और साथ में एक लूट की शर्तें पूरी हो गई हैं। सिस्टम अब लूट की कैलकुलेशन कर रहा है। तभी वह कुछ भयानक दहाड़ सुनता है। नीचे देखने पर वह गॉब्लिन्स को देखता है जो मॉन्स्टर की लाश को टुकड़ों में बांट रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से पागल हो गए हैं। ऐसा लग रहा था कि जिस खाने पर वे जश्न मना रहे थे वह अचानक गायब हो रहा है और इस बात से वे बेहद गुस्से में हैं। सिस्टम तुरंत सूचना देता है, लूट की गणना पूरी हुई, आपको 2.2 मिलियन युआन मिल चुके हैं। उसी पल उसके कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और बिजली अचानक वापस आ जाती है। सिस्टम और इंफॉर्मेशन सोव करता है, नया पैसिव स्किल हाउस डिक्लेरेशन लेवल 3, यानी कोई भी बिना अनुमति के उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। नया पैसिव स्किल डिग्निटी प्रिजर्वेशन लेवल 1, यह स्किल उसके घर के आधे फंक्शंस को फिर से चालू कर देता है। साथ ही सिस्टम यह भी दिखाता है कि उसका वॉलेट मैक्स हो चुका है और अब उसके पास पूरे 2.2 मिलियन युआन हैं। यह देखकर वह खुशी से
से पागल हो जाता है। बिजली वापस आने के बाद वह तुरंत फ्रिज की ओर भागता है। वह देखता है कि अब फ्रिज फिर से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, अब नल में पानी भी वापस आ गया है और इलेक्ट्रिक स्टोव भी चालू हो चुका है। उत्साह से भरा हुआ वह खुशी के आंसू बहाने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया फिर से पहले जैसी बन गई है। लेकिन तभी वह अपना फोन उठाकर नेटवर्क चेक करता है। अफसोस, नेटवर्क अब भी काम नहीं कर रहा। यह देखकर वह थोड़ा निराश हो जाता है, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पेन ड्राइव पर जाती है। वह उसे उठाकर अपने पीसी में लगाता है और फाइल्स प्ले करता है। स्क्रीन पर उसके माता पिता द्वारा रिकॉर्ड की गई यादें दिखाई देने लगती हैं। उसका बचपन, उसकी जिंदगी का सफर, कैसे वह एक एक कदम बढ़ते हुए बड़ा हुआ। ये सब देखकर उसका दिल सून हो जाता है। वह मायूस हो जाता है। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अपना परिवार वापस लाना। अब वह ठान लेता है कि वह अपने परिवार को हर हाल में वापस लाएगा। वह उठता है और अपने अंदर के रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन तभी एक और सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, आप अब स्टोर में लिस्टेड आइटम्स को उनके ओरिजिनल प्राइस पर खरीद सकते हैं। ये देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि उसने इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्यूरियस होकर वह स्टोर आइकॉन पर क्लिक करता है। सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें उसके पैसे और आइटम्स को लिस्ट करने का ऑप्शन मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि उसके पैसे और सिस्टम आपस में लिंक है। वह इस सिचुएशन पर ज्यादा नहीं सोचता और जैसे ही वो बालकनी विंडो ओपन कर बाहर कदम रखने वाला होता है, सिस्टम एक चेतावनी देकर उसे रोक देता है। आप घर के बाहर नहीं जा सकते। ये तो उसने पहले से ही एस्पेक्ट किया थी। भले ही उसका स्किल का लेवल बढ़ गया हो, लेकिन वो अभी भी इस जगह में फंसा हुआ है। लेकिन अब एक बात साफ हो गई है, अगर वो मॉन्स्टर्स का शिकार करेगा तो उसका लेवल बढ़ेगा और शायद कोई नया स्किल भी अनलॉक हो जाए जिससे वो बाहर जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि वो अपनी मौजूदा हालत में मॉन्स्टर्स को कैसे मारेगा। उसे इसका कोई आइडिया नहीं है। कलिकन जैसी घटनाएं बार बार नहीं होती। वो तो बस एक दुर्लभ घटना थी। तभी किमजे के दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद मैं गोब्लिन्स को मार सकता हूँ। वो फ्रिज से पानी की एक बोतल उठाता है और पूरी ताकत से उसे बालकनी से बाहर फेंक देता है। बोतल को बाहर जाते हुए देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो चीजों को बाहर फेंक भी नहीं सकता। अब वो इस एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला करता है। वो एक डंबल उठाता है और बालकनी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो बालकनी से बाहर झांकता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। गोब्लिन्स वहां हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। उनके पास मरे हुए मॉन्स्टर्स के शरीर के हिस्से हैं जिन्हें वे अपने साथ उठाकर ले जा रहे हैं। बेसिकली वो रिट्रीट कर रहे थे। ये देखकर जे थोड़ा बेचैन और उदास हो जाता है। उसे लगता है कि उसका आखिरी मौका हाथ से निकल रहा है। बिना कुछ ज्यादा सोचे वो जल्दी से अपना हाथ घुमाता है और डंबल को बाहर फेंक देता है। लेकिन डंबल किसी गॉब्लिन को हिट करने के बजाय सीधे मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर पर गिरता है। इससे गुस्सैल और क्यूरियस गॉब्लिन्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अब उसका दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि गॉब्लिन्स ने अब उसे देख लिया है। अब वो पूरी तरह डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ है। उसके पास एक और डंबल बचा है, लेकिन वो इसे फिर से बेकार नहीं करना चाहता। दिक्कत ये है कि उसके पास घर में ऐसी कोई और चीज नहीं है जो इन मॉन्स्टर्स को मारने में मदद कर सके, और वो इतना ताकतवर भी नहीं है कि टीवी या कंप्यूटर उठाकर बाहर फेंक सके। वो गॉब्लिन्स को देखता है जो पहले से भी ज्यादा गुस्से में बावले हो चुके हैं। गॉब्लिन्स को इस हालत में देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब ये गॉब्लिन्स उसे मारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कि ये स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। असल में यही तो वह चाहता था। गॉब्लिन्स अब और करीब आ रहे हैं और अब वो उन्हें बिना चूके मार सकता है। यही उसका मौका है। तभी उसे सिस्टम के स्टोर ऑप्शन की याद आती है जिसे उसने पहले अनलॉक किया था। वो तुरंत अपने सिस्टम पैनल को एक्टिवेट करता है, फिर स्टोर खोलता है और लिस्ट आइटम ऑप्शन को दबाता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वो डंबल को लिस्ट करना चाहता है। वो तुरंत यस दबाता है। जैसे ही वो एग्री करता है, सिस्टम डंबल को स्कैन करता है और अब वो डंबल स्टोर में अनलॉक हो चुका है। अब वो डंबल को करीब 16,000 युआन में खरीद सकता है। जे ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि जो प्राइस लिस्ट हुआ है वो बिल्कुल वही है जो उसने ऑनलाइन डंबल खरीदते वक्त दिया था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि मार्केट रेट्स वैसे ही हैं जैसे दुनिया खत्म होने से पहले थे। वो तुरंत 2 और डंबल खरीद लेता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, सिस्टम विंडो एक नीली रोशनी के साथ चमकती है और डंबल्स मटेरियलाइज होने लगते हैं। ये देखकर किम जे खुशी से झूम उठता है। उसकी खुशी की चीखें अपार्टमेंट के बाहर तक सुनाई देती हैं। अगले ही पल वो डंबल को पूरी ताकत से फेंकता है। भूम! डंबल सीधे एक हरे गॉब्लिन के सिर पर लगता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। इससे उसे कुछ एक्सपी और करीबन 3,300 युआन मिलते हैं जो तुरंत उसके वॉलेट में जमा हो जाते हैं। ये देखकर वो थ्रिल्ड हो जाता है। नीचे गॉब्लिन्स जो अपने साथी को गिरा हुआ देख रहे थे घबराहट में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अपने साथी को ठीक से बचाकर ले जा सकें, उनकी नजर एक और डंबल पर पड़ती है जो
जो उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। गॉब्लिन्स जल्दी से बिखर जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। दुर्भाग्य से ये डंबल किसी को हिट नहीं करता। इस मिस शॉट से जे काफी नाराज हो जाता है, इसीलिए वो और भी पैसे खर्च करता है और 3 और डंबल्स खरीद लेता है। इस बार वो तुरंत तीनों को फेंक देता है और एक गॉब्लिन को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है कि उसने एक लेवल 6 के गॉब्लिन को खत्म कर दिया है। इस वजह से उसे कैश मिला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका स्किल लेवल बढ़ गया था और उसने एक नई एबिलिटी अनलॉक कर ली थी। टर्न्स आउट अब उसे एक अल्टरनेट डायमेंशन का एक्सेस मिल गया है, जहां वह आइटम्स को स्टोर कर सकता है। एक्साइटेड होकर वो सिस्टम को कमांड देता है कि स्टोरेज को ओपन करे। जैसे ही सिस्टम स्टोरेज ओपन करता है, सिस्टम पूछता है क्या वह डंबल को अंदर रखना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हाँ बोल देता है। डंबल पिक्सेलेट होना शुरू हो जाता है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो कंफर्म करती है कि उसने सक्सेसफुली एक नॉन स्लिप 3 किलो का डंबल स्टोर कर लिया है। फिर सिस्टम पूछता है कि क्या वह स्टोरेज से कोई आइटम समन करना चाहता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है और वो जल्दी से हाँ बोलता है। डंबल तुरंत उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है और यह देखकर वो थ्रिल्ड हो जाता है। अब उसे रियलाइज होता है कि वह रियल लाइफ में कहीं भी आइटम्स को समन कर सकता है। डंबल वापस हाथ में लेकर उसके भयानक थॉट्स अब काबू से बाहर होने लगते हैं। वह इस नई स्किल की पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाता, तो वह डिसाइड करता है कि अब अल्टीमेट प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। वो आराम से ढेर सारे डंबल खरीदता है और उन्हें स्टोरेज में स्टोर करता जाता है। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो स्टोरेज ओपन करने का कमांड देता है और सिर्फ एक सिंगल कमांड के साथ ढेर सारे डंबल्स आसमान में अपीयर हो जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकलते हैं, वो उन डंबल्स को बारिश की तरह गिरा देता है जैसे वे खुद बारिश की बूंदें हों। गॉब्लिन्स सदमे में खड़े खड़े बस देखते रह जाते हैं जब ढेर सारे डंबल्स उनके ऊपर गिरने लगते हैं। कुछ पूरी तरह डर जाते हैं और जैसे ही डंबल्स उन पर गिरते हैं, गॉब्लिन्स मरने लगते हैं। हर गॉब्लिन के मरने के साथ वो एक्सपी पॉइंट्स और कैश कलेक्ट करता जाता है। कुल मिलाकर सिर्फ इस एक अटैक से उसे 54,000 युआन मिलते हैं। इसके बाद सिस्टम फिर से पूछता है कि क्या वह एडिशनल आइटम्स लिस्ट करना चाहता है। किम जे तुरंत यस बोल देता है, क्योंकि स्टोर में मैक्सिमम 10 आइटम्स लिस्ट हो सकते हैं। वो ग्रोसरी और कुछ जरूरी चीजें लिस्ट कर देता है। फिर वो गॉब्लिन्स को हराने के लिए यूज किए गए डंबल्स भी बेच देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसने नोटिस किया कि उसके पास से एक यान कम हो गया है। वह सोचता है कि यह कैसे हुआ होगा और फिर उसके दिमाग में क्लिक होता है ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसका रेफ्रिजरेटर चल रहा है और बिजली, गैस और पानी के बिल उसके पैसे खा रहे हैं। ये खबर उसे थोड़ा परेशान कर देती है क्योंकि अब उसके पास घर के खर्चों को कवर करने का कोई और तरीका नहीं है। गॉब्लिन्स पर डंबल्स गिराने के बाद जो डरपोक और बचे हुए गॉब्लिन्स थे वे भाग गए, यानी अपना पुराना घर छोड़ गए। तब से वह सिर्फ 2 और गॉब्लिन्स को मार पाया है और उसे यकीन नहीं है कि आसपास हंट करने के लिए कोई और क्रीचर बचा है या नहीं। जब वह नीचे देखता है तो उसे सिर्फ एक मरे हुए मॉन्स्टर का सड़ा हुआ सिर दिखाई देता है। जे को पता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ शिकार नहीं किया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसे किसी भी तरह से कुछ ना कुछ फिगर आउट करना होगा। वह आसमान की तरफ मायूस चेहरे के साथ देखता है, उम्मीद करते हुए कि उसे कोई उड़ता हुआ मॉन्स्टर दिख जाए जिसे वह हंट कर सके। और लगता है कि उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, क्योंकि उसे अचानक एक विशाल मॉन्स्टर आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। जे मिनटली चौंक जाता है, लेकिन वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए वह जल्दी से हंटीन की तैयारी करता है। वह एक बड़ी चम्मच को एक लैडर से बांधता है और उसे बालकनी के ऊपर एक्सटेंड करता है, क्योंकि वह घर की बाउंड्री के बाहर कदम नहीं रख सकता। फिर वह चम्मच को चमकाकर मॉन्स्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। जैसा कि उम्मीद थी, मॉन्स्टर आखिरकार बिल्डिंग से आती हुई चमक पर ध्यान देता है। जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वह बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है उसे जिंदा खाने के लिए। जे खुश होता है कि उसने सफलतापूर्वक इस बेवकूफ मॉन्स्टर को अपने जाल में फंसा लिया। जब मॉन्स्टर बैरियर से टकराता है तो उसका सिर बाउंस बैक हो जाता है। जे को पूरा भरोसा है कि अब डील पक्की है और जल्द ही उसका लेवल अप होगा। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है। उसके पंखों से आती हवा इतनी जबरदस्त होती है कि जे मुश्किल से खड़ा रह पाता है। वह कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। आखिरकार मॉन्स्टर उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। लेकिन जब जे बालकनी के बाहर देखता है तो वह शॉक हो जाता है। वह डरावना मॉन्स्टर उसकी खिड़की के बिल्कुल बाहर बैठा है। वह क्रिपी मॉन्स्टर जोर से दहाड़ मारता है। उसकी निगाहें जे पर इस तरह टिकी होती हैं जैसे वह उसका अगला स्वादिष्ट स्नैक हो। दूसरी तरफ जे इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पाता। मॉन्स्टर अपना मुंह बंद करता है और अपनी ताकतवर पावरफुल चोंच को बैरियर पर मारने लगता है। सिस्टम तुरंत एक वार्निंग फ्लैश करता है, अनऑथराइज्ड एंटिटी इज अटेम्प्टिंग टू एंटर। लेकिन चाहे मॉन्स्टर जितनी भी ताकत लगा ले, वह बैरियर को तोड़ नहीं पाता। हर अटैक बेकार साबित हो रहा है। लेकिन मॉन्स्टर के जबरदस्त हमले देखकर जे हैरान रह जाता है। वह सोचता है, क्या यह बैरियर सच में इन अटैक्स को झेल
झेल पाएगा। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए जल्दी से अपना स्टोर खोलता है और लिस्टेड आइटम्स चेक करता है। अब तक की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से लूट कैलकुलेटर तभी एक्टिवेट होता है जब पास में कोई कॉर्प्स यानी लाश हो। जे को याद आता है कि उसकी गॉब्लिन हंट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं रही थी, क्योंकि कुछ सर्वाइवर्स अपने मरे हुए साथियों के कॉर्प्स उठा ले गए थे। जब वे कॉर्प्स डिस्टेंस लिमिट से बाहर हो गए तो लूट कैलकुलेटर एक्टिवेट नहीं हुआ। वे नहीं चाहता कि इस बार ऐसा हो, तो वह सोचता है मॉन्स्टर को एक ही शॉट में कैसे गिराया जाए। तभी उसकी नजर स्टोर में लिस्टेड 900 मेल की कैनोला ऑनाइल बॉटल्स पर पड़ती है। वह बिना वक्त गवाए जल्दी से 10 बॉटल्स खरीद लेता है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पूरा होता है, सारी बॉटल्स उसके पैरों के पास अपीयर हो जाती हैं। वह जल्दी से उन्हें उठाता है और एक पैन को स्टोव पर रखता है। फिर सारा ऑनाइल पैन में डालकर हीट ऑन कर देता है। इसके बाद वह एक ब्रूमस्टिक लेता है और उसके चारों तरफ डिस्पोजेबल पेपर लपेटकर टेप से अच्छे से बांध देता है। फिर उस पेपर को ऑनेल में सोखता है और स्टोर खोलकर बॉइलिंग ऑनेल को लिस्ट कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, बॉइलिंग हॉट कनोला ऑनेल सक्सेसफुली लिस्टेड। फिर वह लाइटर उठाता है और सोख चुके पेपर को जलाने के लिए तैयार होता है। पेपर जल्दी से आग पकड़ लेता है। वह विंडो के पास आता है और देखता है कि मॉन्स्टर अब भी उसके अपार्टमेंट की छत पर बैठा है, जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। मॉन्स्टर को यह नहीं पता कि उसका शिकार अब असल में शिकारी बन चुका है और अब वह मॉन्स्टर को एक बहुत कड़वा सबक सिखाने वाला है। जे जल्दी से कैनोला ऑनाइल समन करता है। जैसे ही सिस्टम विंडो एक्टिवेट होती है, बॉइलिंग ऑनाइल मॉन्स्टर के सिर पर गिरने लगता है। ऑनाइल गिरते ही मॉन्स्टर दर्द से चीखने लगता है। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता है कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन जे की योजना अभी खत्म नहीं हुई है। वह आग को और ज्यादा भड़काने के लिए तैयार है। जैसे ही आग ऑनेल से भीगे मॉन्स्टर को छूती है, वह तुरंत जल उठता है। मॉन्स्टर की दर्दनाक चीखें जे के कानों में एक विक्ट्री व्हीसल की तरह लगती है। वह देखता है कि मॉन्स्टर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। उसका जलता हुआ शरीर जमीन पर गिरता है और आखिरकार उसका दर्द खत्म हो जाता है और मॉन्स्टर मारा जाता है। सिस्टम विंडो पॉपअप होती है और जे को कालिकन को डिफीट करने के लिए बधाई दी जाती है। उसे मैसिव अमाउंट में एक्सपी पॉइंट मिलता है, उसका स्किल लेवल बढ़ता है और एक नया स्किल अनलॉक हो जाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, सिस्टम हंटेड मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है और उसे लूट के तौर पर रजिस्टर करता है। लूट कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद उसे 9 मिलियन युआन के तौर पर रजिस्टर किया जाता है। जे जब इस मैसिव अमाउंट को देखता है तो उसका दिमाग सच में शॉक में चला जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वह इस शॉक से पूरी तरह रिकवर कर पाए, एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है। नोटिफिकेशन रिवील करती है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और अब टेरिटरी एक्सपेंशन शुरू हो रहा है। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो, या कम से कम जे को ऐसा फील होता है। उसे अपने दिल पर एक अजीब सा दर्द महसूस होता है और उसका पर्सपेक्टिव धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है। सेंसेशन इतना इंटेंस हो जाता है कि उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसकी सेंस करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है और एक पॉइंट पर आकर वह लिटरली बिल्डिंग के बाकी अपार्टमेंट्स के अंदर देख सकता है। जे वहां एक सर्वाइविंग फैमिली को देखता है और यह उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। उसे कभी नहीं लगा था कि उसके अलावा यहाँ कोई और भी रहता है। अचानक उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी अजीब रीजन से वह अब लोगों को देख पा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक वह रिकवर कर लेता है और चीजों को नॉर्मली ऑब्जर्व करना शुरू करता है। तभी सिस्टम उसे इन अनएक्सपेक्टेड लोगों से इंट्रोड्यूस करता है। पहला एडल्ट है चोय ह्योंग जून, जो 30 साल का एक हस्बैंड है। दूसरी एडल्ट है पार्क ही वॉन, उसकी वाइफ, जो भी 30 साल की है। इनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, चोय नायोन 6 साल और चोय सयोन 3 साल। सिस्टम बताता है कि ये लोग उसकी टेरिटरी के सिटीजन्स बनने की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अब सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह इन्हें सिटीजनशिप देना चाहता है। जे अनश्योर होता है कि उसे इन्हें सिटीजनशिप देनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं दी तो क्या होगा। तभी सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी भी बीइंग को सिटीजनशिप नहीं दी गई तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा और वे मॉन्स्टर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाएंगे। इस हार्श रियलिटी को फेस करते हुए जे सेल्फिश बनने के बजाय एक जनरल लैंडलॉर्ड बनने का फैसला करता है। जैसे ही वह कमांड देता है, सिस्टम अनाउंस करता है, चोय ह्योंग जून, पार्क ही वॉन, चोय नायोन और चोय सयोन को सिटीजनशिप दे दी गई है। जे को इस डिसीजन के बाद अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने इस फैसले से सिटीजनशिप से रिलेटेड और भी स्किल्स अनलॉक कर ली होंगी। वह इसे चेक करने का प्लान बनाता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी एक नई स्किल अनलॉक हो चुकी है, जिसका नाम अल्टीमेट आइज। लेकिन जे अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वह सिस्टम को स्कैन करता है, यह देखने के लिए कि उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड और कुछ है या नहीं। सिस्टम एक नई नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, जो उसकी एक और नई स्किल के बारे में है, रूलर डिक्लेरेशन। यह एक पैसिव स्किल है जो यह इंश्योर करती है कि कोई भी बिना रूलर की परमिशन के घर में एंटर नहीं कर सकता। इसके साथ एक नया आइकॉन भी दिखता है, सिटीजनशिप मैनेजमेंट। जे तुरंत इसे एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, क्योंकि यही वह ढूंढ
रहा था। जब वह इसे खोलता है तो उसे चारों सिटीजन्स के नाम दिखाई देते हैं, उनके पावर लेवल्स और ट्रस्ट लेवल्स के साथ। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वह ये है कि वह टोटल 600 सिटीजन्स तक रख सकता है। 600 कोई छोटा नंबर नहीं है और यह उसे स्टैगरिंग लगता है। फिर वह एक सिटीजन के नाम पर क्लिक करता है और उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखता है, यहाँ तक कि उसे उनके एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूशन रेट और मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट की डिटेल्स भी दिखाई देती हैं। उसे दो ऑप्शंस मिलते हैं, वह या तो उस सिटीजन को क्वेस्ट असाइन कर सकता है या फिर उन्हें अपनी टेरिटरी से एक्सपेल कर सकता है। जे को एक्सपीरियंस और मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये इस बात को रेफर करता है कि सिटीजन्स उससे कितना एक्सपीरियंस और पैसा शेयर करते हैं, और यह फैक्ट कि वह इन रेट्स को कंट्रोल कर सकता है उसे किसी चीट कोड जैसा फील होता है। आखिरकार अब यह पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है कि वह कितना पैसा और एक्सपीरियंस अपने पास रखना चाहता है। जे को अब क्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देता है और क्यूरियस होकर वह बटन प्रेस करता है। एक नई स्क्रीन पॉपअप होती है जो उसे क्वेस्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देती है, जैसे क्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन, डेडलाइन, रिवॉर्ड और फेलियर की पेनल्टी। ज्यादा सोचे बिना वह जल्दी से चोई ह्योंग जून को एक सिंपल क्वेस्ट असाइन करता है, 168 घंटे के अंदर एक गोब्लिन को मारने का। रिवॉर्ड के रूप में कुछ अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और फिलहाल के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। सिस्टम उसे क्वेस्ट को कंफर्म करने का प्रोमोट देता है, लेकिन कंफर्म करने से पहले किम यह सोचता है कि पेनल्टी कितना मैक्सिमम हो सकता है। टेस्ट करने के लिए वह पेनल्टी को बदलकर डेथ अपॉन फेलियर कर देता है। किम यह देखकर चौंक जाता है कि सिस्टम इसे बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि वह क्वेस्ट को कंफर्म नहीं करता और इस रिक्वेस्ट को डिसमिस कर देता है, यह सोचकर कि उसके पास इतनी बड़ी पावर है जिससे वह किसी भी सिटीजन को सिर्फ पेनल्टी के जरिए मार सकता है। यह जान के उसे अंदर से बेचैनी महसूस होती है। वह सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच उसे अपनी नई अक्वायर्ड स्किल अल्टीमेट आइजक का उपयोग करने का ख्याल आता है। जब वह इस स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है और वह हर चीज क्लियरली देख सकता है। नीचे उसे जो परिवार दिखाई दिया था उसमें उसने देखा कि वाइफ ह्ये-वॉन अपने हस्बैंड ह्योंग जून से पूछ रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ह्योंग जून खुद भी श्योर नहीं था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वह बाहर जाकर पानी लाने की कोशिश करेगा। वह अपनी वाइफ से कहता है कि वह बच्चों के साथ यहीं रुके और उसका इंतजार करे, लेकिन ह्ये-वॉन को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि बाहर का इलाका मॉन्स्टर से भरा हुआ था। ह्ये-वॉन उसे याद दिलाती है कि शायद उन्हें पानी न भी मिले, लेकिन ह्योंग जून पास के एक कन्वीनियंस स्टोर का जिक्र करता है और कहता है कि वह एक बड़ा स्टोर है और वहां कुछ मिलने की संभावना है। प्यास से परेशान बच्चे अपने पिता से पानी की रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे ह्योंग जून पर और प्रेशर बढ़ जाता है। आखिरकार वह डिसाइड करता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और उसे बाहर जाना ही होगा। ह्योंग जून अपनी वाइफ को भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी लौटेगा। उसकी वाइफ डरते हुए भी उसे जाने देती है। ये सब देखने के बाद जय अपनी स्किल बंद करता है और वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। उसे रियलाइज होता है कि दुनिया की हालत कितनी खराब हो चुकी है। वह अपना स्टोर इंटरफेस खोलता है यह देखने के लिए कि क्या वह स्टोर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकता है। जब वह विंडो स्किल एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तीनों स्टोरेज रिलेटेड स्किल्स अभी भी लेवल 1 पर हैं, लेकिन उसे यह देखकर खुशी होती है कि वह इन्हें केवल 1 पॉइंट से अपग्रेड कर सकता है और फिलहाल उसके पास कुल 3 पॉइंट्स हैं। सिस्टम उसे प्रोमोट देता है कि क्या वह अल्टीमेट शट इन स्टोर स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। बिना समय गंवाए वह यस दबाता है। सिस्टम विंडो नीली लाइट्स के साथ ग्लो करती है और अपग्रेड पूरा होते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि स्टोर अब लेवल 2 पर पहुंच गया है। अब वह 20 आइटम्स लिस्ट कर सकता है और साथ ही सभी आइटम्स की कीमत पर 10% की डिस्काउंट भी अप्लाई होगा। अपग्रेड के बाद किम को याद आता है कि उसके पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। सोच विचार करने के बाद वह डिसाइड करता है कि 1 पॉइंट स्टोर में और दूसरा डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में उसे और भी लोगों का सामना करना पड़ सकता है। वह स्टोर का लेवल फिर से अपग्रेड करता है और जब स्टोर लेवल 3 पर पहुंचता है तो आइटम्स की लिमिट 40 हो जाती है। साथ ही एक नया फीचर अनलॉक होता है, रिस्टोर आइटम्स। यह फीचर पुराने और खराब आइटम्स को वापस नए जैसा बना सकता है। किम को यह फीचर काफी यूजफुल लगता है और वह देखकर थ्रिल्ड हो जाता है कि उसने स्टोरेज लेवल को 3 तक अपग्रेड कर दिया। अब वह बिना समय बर्बाद किए अपनी प्लानिंग करने में लग जाता है। वह अपने स्टोर को खोलता है और पानी और संतरे खरीदता है। इसके बाद वह अपनी बाकी स्किल्स को भी अपग्रेड करने का डिसाइड लेता है। सिस्टम उसे एक प्रॉम्प्ट देता है कि क्या वह अल्टीमेट शट-इन्स डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल का लेवल बढ़ाना चाहता है। बिना किसी हेजिटेशन के वह तुरंत यस पर क्लिक कर देता है। यहाँ पर किम जे का प्लान क्लियर है। अगर वह अपने नेबर्स को बिजली और पानी जैसी जरूरी चीजें प्रोवाइड कराता है तो वह उनसे बदले में कई तरह की चीजों की रिक्वेस्ट कर सकता है। अब जब डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल लेवल 2 पर है तो वह एक नया फीचर अनलॉक करता है, द एबिलिटी टू रजिस्टर वसल्स। हालांकि किम जे को यह भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है।
दूसरी ओर ह्यूंग जून अपने घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है ताकि वह अपनी फैमिली के लिए कुछ इंतजाम कर सके। ये वॉन के लिए अपने हस्बैंड को इस तरह घर छोड़ते हुए देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ह्यूंग जून अपने बच्चों को भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी वापस आएगा। वह उन्हें हिम्मत देता है कि वे बहादुर बने और उसके जाने के बाद घर की रक्षा करें। हालांकि लड़कियां स्पष्ट रूप से डरी हुई हैं और वे नहीं चाहती कि उनका पिता उन्हें छोड़कर जाए। उनकी छोटी छोटी आवाजें कांप रही हैं क्योंकि वे उससे रुकने की विनती कर रही हैं। ह्यूंग जून फिर से दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रखता है और प्रॉमिस करता है कि वह सबके लिए खाना और पानी लेकर लौटेगा। वह बच्चों से कहता है कि उसकी अनुपस्थिति में वे अपनी माँ की बात माने, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची बोलती है, पापा बाहर मॉन्स्टर हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि दोनों बच्चियां पार्क में खेल रही थीं, लेकिन तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वे दोनों बच्चियां डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं। तभी उनके मोम डैड वहां आ जाते हैं और वे दोनों बहनों को उठाकर भागने लगते हैं। वे सभी इस बिल्डिंग में आकर छिप जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आते हैं। दोनों बच्चे यहाँ पर रो रही थी और उनकी माँ उन्हें चुप करा रही थी। उनके पिता बाहर जाने से डरे हुए थे और सोच रहे थे, हो सकता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, लेकिन बाहर जाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी उनके दरवाजे पर कोई पर्सन नॉक करता है। इस आवाज से वे सभी चौंक जाते हैं। इसके बाद वह पर्सन बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या कोई अंदर मौजूद है? क्या आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं? यह सुनकर मिस्टर चोई काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं, आखिर ये व्यक्ति कौन है? मुझे लगा था कि इस बिल्डिंग में कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन तभी वह पर्सन फिर से बोलता है, क्या कोई अंदर है? क्या कोई मेरी बात सुन रहा है? हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फैमिली मेंबर बिल्कुल खामोश होते हैं और उन छोटी बच्चियों ने भी अपने मुंह को बंद किया हुआ होता है। वो कुछ देर तक इसी तरह बिल्कुल खामोश रहते हैं और कुछ देर इंतजार करने के बाद अब उन्हें दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। ये देखकर मिस्टर चोई सोच रहे होते हैं, क्या वो पर्सन यहाँ से चला गया है? मैं नहीं जानता कि आखिर वो पर्सन कौन था, लेकिन चाहे वो कोई भी हो, मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी वह पर्सन दरवाजा ओपन कर देता है। इस चीज की वजह से मिस्टर चोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं और घबराए हुए चिल्लाते हैं, प्लीज नहीं, हमें हर्ट मत करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी वह पर्सन बोलता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम जे ह्यून होता है। तब मिस्टर चोई पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? जे जवाब देता है, आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका पड़ोसी हूँ और मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए कुछ फूड लेकर आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मिस्टर चोई सोच रहे होते हैं, क्या ये पर्सन सच में हमें फूड देने के लिए आया है? लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं इसके पीछे इसका कोई मोटिव तो नहीं? तभी जे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम किम जे ह्यून है। इतने में मिस्टर चोई अपने बच्चों की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिर ये पर्सन यहाँ किस मोटिव से आया है, लेकिन मुझे अभी इन सप्लाई की सख्त जरूरत है, वरना मेरे बच्चे भूख से ही मर जाएंगे। इसीलिए मिस्टर चोई जे से कहते हैं, प्लीज आप अंदर आ जाइए, हम बैठकर बात कर सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों छोटी बच्चियां जे को काफी शक भरी नजरों से देख रही होती हैं। जे मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? क्या इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें यहाँ किडनैप करने के लिए आया हूँ, या फिर मुझे अचानक से देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए हैं? इसी के साथ ही किम जे कुछ संतरे और पानी की बोतल निकालकर टेबल पर रख देता है, लेकिन वो लोग किम जे से इन चीजों को नहीं ले रहे होते। ये देखकर जे सोचता है, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एपोक्लिप्स का समय है और इन लोगों को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए ये लोग इन चीजों को मुझसे नहीं ले रहे। और हम देखते हैं कि जे वहां पर एक संतरे को छील कर खाने लगता है। वह सोच रहा होता है कि इस जगह का माहौल काफी अजीब है और क्योंकि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं है तो शायद ये लोग काफी डरे हुए हैं। जे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और सिस्टम को ऑर्डर देता है, सिस्टम इस रूम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। हम देखते हैं कि इस कमरे में तुरंत लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जे बिना कुछ कहे पानी की बोतल मिस्टर चोई की तरफ बढ़ाता है और कहता है, सर आप लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए पहले पानी पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। मिस्टर चोई पानी की बोतलें अपनी बेटियों को दे देते हैं और वे बच्चे तुरंत पानी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक लड़की अचानक खांसने लगती है। यह देखकर उसकी माँ घबराकर पूछती है, सियोन क्या तुम ठीक हो? क्या ये पानी ठीक नहीं है? तो सियोन कहती है, नहीं मम्मा, मुझे बस हल्की सी खांसी आ गई थी। यह देखकर जे सोचता है, शायद इन बच्चों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और इन्होंने बहुत समय से पानी भी नहीं पिया था। इसके बाद जे एक संतरा छीलकर उस छोटी बच्ची की ओर बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें इसे खाना चाहिए, ये तुम्हें अच्छा लगेगा। सियोन की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं और इस जूसी फ्रूट को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे खा पाए, उसकी माँ पहले इसे छीलने का फैसला करती है। छिलका हटाने के बाद वह अपनी बेटी को संतरे का एक टुकड़ा खिलाती है। जैसे ही संतरे की मीठी रसदार मिठास सियोन के मुंह में फैलती है, उसका पूरा दिमाग एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह अपनी खुशी रोक नहीं पाती। उसकी माँ
प्यार से पूछती है, क्या ये अच्छा है? और सियोन खुशी खुशी सिर हिलाकर हाँ कहती है। बड़ी बहन नायोन एक्साइटमेंट में तुरंत संतरे की डिमांड करने लगती है। जब वह पहला बाइट लेती है तो उसका रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होता है, पूरा आनंद और मिठास से भरा हुआ। जे को सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलते हैं। उसे पता चलता है कि पूरे परिवार का ट्रस्ट लेवल उसके प्रति बढ़ गया है। सियोन का ट्रस्ट लेवल 50 तक पहुंच गया है, जिससे उसका लॉयल्टी स्टेट 30 से ऊपर चला गया है। सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि चोई सियोन ने वेसल के रूप में रजिस्टर होने की सभी रिक्वायरमेंट्स कर ली हैं और अब वह लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। जे गहराई से सोचता है, लड़की क्वालिफाई करती है लेकिन वह अभी बहुत छोटी है। रेगुलर सिटीजन्स के उलट मैं केवल 10 वेसल्स को ही रजिस्टर कर सकता हूं और उन्हें इतना कैपेबल होना चाहिए कि कम से कम मिस्टर चोई के स्तर तक ऑर्डर फॉलो कर सकें। सियोन का ट्रस्ट स्काई हाई है, लेकिन उसके पिता मिस्टर चोई का ट्रस्ट अभी भी 31 पर अटका हुआ है। जे समझता है कि चोई ह्योंग जून, जो फैमिली का मुख्य सदस्य है, उसका ट्रस्ट बढ़ाना जरूरी है। अचानक ह्योंग जून उसे बुलाता है और उसके परिवार के लिए इतनी काइंडनेस दिखाने के लिए किम जे का सिंसियरली थैंक्स करता है। वह एडमिट करता है कि वह इस फेवर का बदला चुकाना चाहता है, पर फिलहाल वह श्योर नहीं है कि उसे ये कैसे करना है। इसी बीच जे सजेस्ट करता है कि दोनों को कॉरिडोर में जाकर बात करनी चाहिए। जब वे कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो जे कैजुअली चोई ह्योंग जून से पूछता है, क्या आपने सिटीजनशिप हासिल कर ली है? ये सुनते ही अचानक चोई ह्योंग जून के सामने एक सिस्टम विंडो पॉप अप हो जाती है। ह्योंग जून एडमिट करता है कि यह नोटिफिकेशन उनके पूरे परिवार को लगभग 30 मिनट पहले मिला था और वह कंफर्म करता है कि उन्हें सिटीजनशिप मिल चुकी है। जे तुरंत पूछता है, उस समय कुछ अनयूजुअल हुआ था क्या? ह्योंग जून एग्री करते हुए बताते हैं कि उस वक्त वे कुछ देर के लिए अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहे थे। जे ये सब सुनकर समझ जाता है कि जब लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है तो वे टेम्पररी फ्रीज हो जाते हैं। इस मोमेंट के बारे में सोचते हुए जाए ह्योंग जून से प्रॉमिस करता है कि वह पूरी कोशिश करेगा कि उन्हें वही जिंदगी वापस मिले जो इस डिजास्टर के पहले थी। ह्योंग जून किम जे के इस डिसीजन से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, जे और अधिक जोर देकर कहता है कि वह उन्हें मॉन्स्टर्स से बचाएगा और यह इनश्योर करेगा कि कोई भी क्रीचर उनके घर में कभी घुस न सके। ह्योंग जून को इस पर पूरा भरोसा नहीं होता। किम जाए कॉन्फिडेंटली से उन्हें इनश्योर करता है, हाँ यह पॉसिबल है, लेकिन ह्योंग जून समझ जाते हैं कि यह फ्री में नहीं होगा। वह डायरेक्टली पूछते हैं, मुझे इस प्रोटेक्शन के बदले क्या करना होगा? जे बिना कोई घुमावदार बात किए क्लियर करता है कि इसमें रिस्क है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर वह पूछता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ह्योंग जून हिचकिचाते हैं, क्योंकि आखिर कौन अपनी जान को महत्व नहीं देता, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी है, वे हिम्मत जुटाते हैं और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करते हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वे आगे कहते हैं, जे के आने से पहले भी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर खाने और पानी की तलाश में जाने वाला था ताकि अपने परिवार को बचा सकूं। जे यह सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे आखिरकार वह मदद मिल रही है जिसकी उसे जरूरत थी। इसके बाद जे को याद आता है कि ह्योंग जून ने पहले एक गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ था। वह उनसे पूछता है, यह कितने का है? ह्योंग जून को समझ नहीं आता कि वह यह क्यों पूछ रहा है, लेकिन फिर भी वह जवाब देते हैं, यह करीब 5 लाख का है या शायद उसके आसपास का। हम सभी जानते हैं कि किम जे ने यह सवाल क्यों पूछा था, लेकिन प्राइस सुनकर वह थोड़ा निराश हो जाता है। उसे अब यह शक होता है कि क्या उसे इसे अपनी दुकान में लिस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि फिलहाल वह अपने पैसे बेवजह खर्च नहीं कर सकता। ह्योंग जून उसकी रिएक्शन नोटिस करते हैं और पूछते हैं, तुमने यह टॉपिक अचानक क्यों उठाया? किम जे जल्दी से इस सवाल को टाल देते हैं और विषय बदलते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब मॉन्स्टर्स पहली बार आए थे? ह्योंग जून जवाब देते हैं, बिल्कुल, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। वे आगे कहते हैं, वह दिन एक वीकेंड था और आज भी मुझे उस दिन के बारे में सोचकर डर लगता है। जे इस बात को स्वीकार करता है और इस ओर पॉइंट करता है कि जो लोग उस दिन घर पर रहे वे सरवाइव कर गए। वह इस बात पर गौर करता है कि एक अकेला गोब्लिन बहुत ताकतवर नहीं होता और उनके लेवल एक एडल्ट मेल से कम होते हैं। असल प्रॉब्लम गोब्लिन से यह है कि वे हमेशा झुंड में आते हैं, जिससे फाइटर्स उनसे लड़ नहीं पाते। इसलिए मुझे भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए इन मॉन्स्टर्स से लड़ सकें, यानी कि मुझे अपनी एक आर्मी तैयार करनी होगी। इसके बाद जे चोई से कहता है, मिस्टर चोई, अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ दूसरे सर्वाइवर्स को तलाश करने में मदद करें। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां जे को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि सिटीजन चोई ह्योंग जून का ट्रस्ट बढ़ गया है। हमें जे दिखता है जो अपने सोफे पर लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है, मिस्टर चोई का ट्रस्ट मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसे अपना वासल बनाने के लिए उसका ट्रस्ट 50 होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही अपना पहला वासल चुन लूंगा। लेकिन तभी जे को गोब्लिन्स की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह हैरान हो जाता है। वह तुरंत खिड़की के पास जाता है और बाहर झांकता है, लेकिन जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखकर वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है कि नीचे बहुत सारे लोग गोब्लिन्स से लड़ रहे होते हैं और यह देखकर जे सोचता है, उन सभी लोगों को गोब्लिन्स ने घेर रखा है, लेकिन मैं यहाँ से उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं डंबल्स
से उन गोबलिन्स पर हमला करता हूँ तो उन लोगों को भी नुकसान हो सकता है। हम देखते हैं कि गोबलिन्स उन लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़का एक बेसबॉल को बहुत तेजी से एक गोबलिन पर फेंकता है और सिर्फ एक ही हमले में उसे मार डालता है। यह देखकर जे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या था? क्या इसने सच में सिर्फ एक हमले से इस गोबलिन को मार डाला? इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बो से एक साथ 2 तीर चलाती है और एक ही बार में 2 गोबलिन्स को मार देती है। सामने एक और गोबलिन मौजूद होता है, लेकिन तभी एक और व्यक्ति ऊंची छलांग लगाता है और अपने बैट से उस मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार हमला करता है, जिससे वह भी तुरंत मर जाता है। बाकी गोबलिन्स यह देखकर घबरा जाते हैं और तेजी से वहां से भागने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां कुल 6 फाइटर्स मौजूद हैं, लेकिन तभी वह आर्चर लड़की कुछ महसूस करती है और तुरंत अपने बो से एक तरफ तीर चलाने वाली होती है। लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो वहां एक नूडल्स का पैकेट पड़ा होता है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वह देखती है कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कोई इंसान हाथ हिला रहा होता है और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा जे होता है। यह देखकर वह लड़की और भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है? क्या इसने हमारे लिए नूडल्स का पैकेट फेंका है? ये सब ठीक है, पर हमारे एमसी की गर्लफ्रेंड कहाँ है? नेक्स्ट एपिसोड में किम जे एक लीडर बनेगा और उसके साथ एक पावरफुल ग्रुप भी जुड़ेगा। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमारे चैनल फैनेक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइव भी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।